नमस्कार। देश और दुनिया की महत्वपूर्ण करंट अफेयर न्यूज़ के साथ मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि वे कौन से विषय जिस पे हम लोग आज बात करेंगे। तो यह हमारी आज की सभी करंट अफेयर न्यूज़ है और सभी बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसी क्रम में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि हमारी पहली करंट अफेयर न्यूज़ क्या कह रही है। तो हमारी जो पहली करंट अफेयर न्यूज़ है उसमें बताया गया है कि भाई आज हमारे वित्त मंत्रालय ने ऑप्टिकल फाइबर के इम्पोर्ट के ऊपर अब ड्यूटी लगा दी है। कौन सी ड्यूटी? डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। तो बता रहे हैं कि यह डंपिंग ड्यूटी ऑप्टिकल फाइबर पे लगाई गई है जो चीन, दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया से भारत में आ रहा है। तो अनेक प्रश्न यहाँ हम लोग के सामने आ गए हैं और प्रत्येक प्रश्न के जवाब अब हम लोग जान लेते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो हमें यहाँ पता लग रहा है कि यह कार्य किसके द्वारा हुआ है। व्यापार उपचार महानिदेशालय की एक सिफारिश के कारण यह कार्य किया गया है, जिसके बाद वित्त मंत्रालय ने अनशिफ्टेड सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर डंपिंग ड्यूटी लगाई है। अब रीज़न क्या है वो ज़रूरी है, क्योंकि देखिए आप किसी दूसरे देश से जो उत्पाद आ रहे हैं उनके ऊपर डंपिंग ड्यूटी लगा रहे हैं तो जवाब भी तो देना पड़ेगा ना। तो जवाब में हमें यह पता लग रहा है कि लंबे समय से जो हमारा व्यापार उपचार महानिदेशालय है यह इस ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर रिसर्च कर रहा था, इसकी जाँच कर रहा था। तो जाँच में पता लगा है कि पहली बात तो यह है कि जिस कीमत पे इसको तैयार किया जा रहा है, चाहे वो चीन हो, चाहे इंडोनेशिया हो या कोरिया हो, जहाँ भी इसको तैयार किया जा रहा है, पहली बात तो इसको भारत में उससे कम कीमत पे बेचा जा रहा है। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जो हमारे द्वारा निर्धारित मानदंड है उन निर्धारित मानदंडों से भी इसको तैयार कम मानकों पर किया जा रहा है। यानी कि ना तो आप क्वालिटी दे रहे हैं और प्राइस भी आपने अपनी कंट्री से और जो कॉस्ट है उससे लो कर दिया, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो फिर उसके बाद व्यापार उपचार महानिदेशालय ने वित्त मंत्रालय को सजेस्ट किया कि भाई इस पर डंपिंग ड्यूटी लगाओ, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये अपना जो खराब मटेरियल हो सकता है उसको डंप कर रहे हैं। ठीक क्यों? क्योंकि आपको अधिक कीमत मिलेगी कब? जब आप उसकी गुणवत्ता पूरी रखेंगे, लेकिन आपने गुणवत्ता पूरी नहीं रखी जिस वजह से आप इसको अपने देश में नहीं बेच पा रहे। तो आपने सोचा कि चलिए हमें यह एक्सपोर्ट तो करना ही है तो दूसरे देश को भेज देते हैं, उसको भी अच्छा लगेगा अगर हम कम कीमत पे भेज देते हैं। पर उन्हें यह नहीं पता कि भारत वाले अपने आप में हमेशा से शातिर हैं और वह जांच के माध्यम से हर एक बात को पता लगा लेते हैं। अब डंपिंग ड्यूटी लग गई है तो उनको ज़्यादा मज़ा आएगा। बात क्लियर है? तो आपकी क्या राय है, डंपिंग ड्यूटी लगानी चाहिए या नहीं? इस पर मुझे जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में आकर। ठीक है, तो बता रहे हैं कि भाई अब इससे संबंधित एक अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है, यानी कि एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया जिसमें बताया गया कि भाई डंपिंग ड्यूटी लगा रहे हैं, इस चीज़ पे लगा रहे हैं और इस देश से जो आ रही है उस पे लगा रहे हैं। ठीक है, हालांकि इसमें एक खास चीज़ को और मेंशन कर दिया गया। इसमें कहा गया है कि यह जो भी शुल्क लगाया गया है यह नोटिफिकेशन जारी होने से अब अगले 5 सालों की अवधि के लिए लगा रहेगा। यानी कि जिस प्रकार इसको लगाया गया है बिल्कुल एज इट इज़ बना रहेगा और अगले 5 सालों के अंदर ना तो इसमें कोई बदलाव किया जाएगा, ना ही इसको रिमूव किया जाएगा और ना ही इसको बढ़ाया जाएगा। कुछ भी नहीं संभव है। ठीक, तो यह महत्वपूर्ण न्यूज़ है। एग्जाम में किसी भी रूप में पूछी जाए तो बढ़िया से जवाब दीजिएगा। चलिए अब इसी क्रम में बढ़ जाते हैं आगे और जान लेते हैं थोड़ी बातें कि ऑप्टिकल फाइबर एक्चुअल में होता क्या है। तो पता लग रहा है कि यह पतले कांच और प्लास्टिक से बनी हुई एक तार होती है। हालांकि इसलिए इसको प्रयोग किया तो बता रहे हैं कि इसके माध्यम से लेज़र और लाइट का उपयोग करके डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। अब देखिए जनरली जो वायर्स होते हैं हम किस लिए यूज़ करते हैं, उसके अंदर से हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित करते हैं, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रहा है। कह रहे हैं कि आप लेज़र यूज़ करेंगे, लाइट यूज़ करेंगे और डेटा का ट्रांसफ़र करेंगे। आज के समय में बहुत अधिक यूज़ हो रहा है इसका भारत में और यह भारत की 5G टेक्नोलॉजी के लिए और हमारे तकनीकी विकास के लिए बहुत अधिक ज़रूरी है। यहाँ हमें यह भी पता लग रहा है कि यह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है। सब चीज़ें इसमें आंतरिक रूप से ही प्रवाहित होती रहती है। साथ साथ हमें यहाँ पर यह भी पता लग रहा है कि इसके जो दोनों ही छोर होते हैं, कोई भी चीज़ है 2 छोर तो उसके होते हैं, तो ये जो वायर रहेगा उसके दोनों छोर पे एक साइड ट्रांसमीटर होगा और रिसीवर होगा। तो यह लगाया जाता है सभी केबल्स में। ठीक, आगे हमें यहाँ पे ये भी पता लग रहा है कि डंपिंग ड्यूटी एक्चुअल में होती क्या है। तो ऑप्टिकल फाइबर जानने के बाद थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। ऑप्टिकल फाइबर के तहत यह सभी कार्य इसी के अनुरूप किया गया है और डंपिंग ड्यूटी इसी प्रकार लगाई गई है। यहाँ हमें पता लग रहा है कि अगर कोई देश अपने घरेलू स्तर पे बनाई गई वस्तु से कम कॉस्ट पे या कम कीमत पे किसी दूसरे देश में वस्तु बेच रहा है, हम जनरली क्या करते हैं, अपने देश के लोगों को सस्ती वस्तु देते हैं, दूसरे देश में महंगी भेज देते हैं। जिसका रीज़न क्या? पहली बात तो आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं हम यह भी चाहते हैं कि जो हमारे घरेलू उद्योग हो उनको संरक्षण मिलता रहे। ठीक, लेकिन आप
अपने से सस्ती कीमतों पर दूसरे में बेच रहे हैं तो कहीं ना कहीं दूसरे देश के मन में यह संदेह उत्पन्न करता है। ऐसी स्थिति में डंपिंग ड्यूटी जो लगा दी जाती है। हमें यहाँ पर यह भी पता लग रही है कि इससे बचने के लिए आयातक देश के द्वारा अपने घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के लिए यह शुल्क लगाया जाता है। अब महत्वपूर्ण बात है, जनरली हमें पता लग रहा है कि आप कॉस्ट से कम प्राइस पे इसको बेच दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। और इससे क्या होगा, जब यह सारे के सारे उत्पाद किसी दूसरे देश में जाएंगे तो उस देश के जो घरेलू उत्पाद होंगे उनसे भी कम प्राइस पे इसको वहाँ बेचा जाएगा। यानी कि अब विदेशी माल को स्थानीय लोग अधिक पसंद करेंगे। स्वाभाविक सी बात है, अगर मुझे भी कोई चीज़ सस्ती मिले, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, टमाटर का आजकल बहुत चल रहे हैं। अब एक दुकान पर आपको टमाटर मिल रहा है 80, दूसरे पे मिल रहा है 100, तो जो हमारी जनरल पब्लिक है ना, उसको नहीं पता कैसे तैयार हो रहा है, कहाँ से, कोई मतलब नहीं है। उसको इतना पता है कि भाई टमाटर को सब्जी में डालना है, खाना है और कुछ नहीं करना है। लेकिन हमें यहाँ पर यह भी पता लगेगा बाद में कि इसकी गुणवत्ता कैसी है। तो गुणवत्ता के आधार पर और कीमतों के आधार पर क्या होगा, जो घरेलू स्तर पर हम उत्पादन कर रहे हैं वह महंगा, दूसरे देश से आया सस्ता, तो लोग सस्ते को प्रेफर करेंगे, महंगे को प्रेफर नहीं करेंगे। बात क्लियर है। तो वही स्थिति हम लोग को यहाँ ऑप्टिकल फाइबर में देखने को मिला, जिसकी वजह से घरेलू उद्योगों को संरक्षण देना ज़रूरी हो गया और उन्हीं के कारण यह डंपिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी शुल्क अब लगा दिया गया है। बात ठीक है। हमें यहाँ पर यह भी पता लग रहा है कि यह जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है यह WHO के द्वारा भी वेरीफाइड है, प्रमाणित है, यानी कि यह इसको लीगल मानता है। WHO पूरी दुनिया में ट्रेड को देखता है और इसने अलग अलग नॉर्म निर्धारित किए गए हैं। उसी क्रम में हमें पता लग रहा है कि इसने इसको एक्सेप्ट किया हुआ, यानी कि यह मानता है कि अगर कोई भी देश अपने घरेलू उद्योगों को और अपने घरेलू उत्पादों को संरक्षण देना चाहता है किसी भी कारण से, तो वह एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकता है। यह यहाँ मान्यता प्राप्त है और आप इसके खिलाफ कहीं भी अपील नहीं कर सकते। बात क्लियर है। तो किस प्रकार से यह कार्य हुआ है, क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, सारी बात मैंने आप लोग को बता दी है। सभी बातें महत्वपूर्ण हैं, इसलिए शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग हमारी अगली न्यूज़ की तरफ, जो महत्वपूर्ण है और हमारे लिए कई बातों को लेकर आइए। तो बता रहे हैं DNA पैतृत्व परीक्षण हो रहा है। कहाँ हो रहा है? युगांडा में। तो समझते हैं कि दरअसल ये टर्म है क्या एक्चुअल में। DNA से क्या होता है कि हम लोग के जेनेटिक्स पता लगते हैं कि हम किस परिवार के हैं, किस घर के हैं, या हमारे माता पिता कौन है। लेकिन जनरली क्या होता है कि एक माँ बच्चे को जन्म देती है तो ये बात सबको पता चल जाती है कि भाई आपके द्वारा जन्म दिया गया तो आप इसकी माँ हुई, ये आपकी संतान हुई। लेकिन कहीं ना कहीं पिता को लेके कुछ प्रश्न खड़े कई बार हो जाते हैं, हमने भारत में भी देखा है। तो बिल्कुल ये वही स्थिति है। यह न्यूज़ हमारे लिए युगांडा से आई है। तो युगांडा में एक स्थिति ऐसी थी कि एक व्यक्ति था, बिजनेस टाइकून था वहाँ। तो उसकी 6 बीवियाँ थी और 6 बीवियों से उसके 25 बच्चे थे। हालांकि समय बदल जाता है, तो समय बदला ऐसा कि उसकी 6 में से एक बीवी ऐसी थी जिससे उसका डिस्प्यूट चल रहा था। तो विवाद जब बढ़ता है ना, तो वो एक ऐसा रूप ले लेता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता। तो इनके साथ भी ऐसा हुआ। इसने कहा कि भाई आपसे जो मेरे बच्चे हैं मैं उनका DNA टेस्ट करवाऊंगा, क्योंकि मुझे डाउट है कि ये मेरे बच्चे हैं या नहीं। लेकिन अब उसने क्या किया, उसने उस महिला से उत्पन्न बच्चों का DNA टेस्ट करवाने की जगह अपने सभी 25 के 25 बच्चों का ही DNA टेस्ट करवा दिया। अब वो बिजनेस टाइकून है, तो उसने 25 बच्चों का टेस्ट करवाया तो उसको पता लगा कि इन 25 में से मात्र 15 बच्चों से ही उसका DNA मैच किया है। इसके अलावा 15 के अलावा जो 10 बच्चे हैं उनसे उसका DNA मैच नहीं किया, यानी कि 10 बच्चे उसके नहीं माने गए मेडिकली। अब ऐसी स्थिति में बवाल होना तो लाजमी था। तो इस खबर ने वहाँ पे तूल पकड़ लिया, जिसके बाद अब वहाँ पे दौड़ मच गई कि सभी DNA पैतृत्व परीक्षण करवाएंगे। अब वहाँ पे बहुत तेज़ी से यह सभी कार्य किए जा रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी था कि यह न्यूज़ हम लोग जाने समझे और थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि यदि एग्ज़ाम में प्रश्न आए तो अच्छे से हल कर लिया जाए। ठीक है। तो पता लग रहा है कि इसका जो प्रयोग होता है क्यों हो रहा है, ताकि जान सकें कि पिता और संतान के बीच में संबंध है या नहीं। कौन सा संबंध? जैविक संबंध। ठीक है। बता रहे हैं कि वर्तमान में वंशावली निर्धारित करने के लिए यह सबसे उन्नत और सटीक तकनीक मानी जाती है, यानी कि आपको पता लग जाएगा कि वास्तव में बच्चा आपका है या नहीं। ठीक है। बता रहे हैं कि वर्तमान तकनीकें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का उपयोग करती हैं। यह एक सिस्टम होता है मेडिकल जिसका उपयोग किया जाता है यहाँ पे जांच के लिए। तो बता रहे हैं कि जो PCR है एक प्रयोगशाला तकनीक विधि है।
ठीक है, डीएनए का प्रयोग किया जाता है और इसके माध्यम से डीएनए की कई सारी खंड में इसको विभाजित करके कई इसकी प्रतियां बनाई जाती हैं, यानी कि कई कॉपीज बना के सारे टेस्ट किया जाता है। आगे हमें पता लग रहा है कि इसका जो विकास था, यानी डेवलपमेंट इसको किसने किया, इसकी खोज किसने की, तो बता रहे हैं कि एक साइंटिस्ट थे कैरी मुलिस नाम है जिनका, उन्होंने यह कार्य किया था। कब किया था? 1985 में उन्होंने यह कार्य किया था। तब से यह विधि चली आ रही है और उसके माध्यम से पैतृत्व परीक्षण कर रहे हैं। बात क्लियर है। हालांकि एक खास बात देखने में यह भी है कि यह वही पीसीआर टेस्ट है जिसको हम लोगों ने सार्स कोव 2 के दौरान किया। जब कोविड हुआ था तो हमें पता लग रहा था ना कि पीसीआर टेस्ट हो रहा है, तो यह विधि वही वाली विधि है, इसके माध्यम से ही सारे कार्य होते हैं। ठीक है, तो बात किस प्रकार से यह टेस्ट हो रहा है, किस विधि का प्रयोग किया जा रहा है, आपको मैंने बता दिया। अगर यूपीएससी आपसे सिंगल वर्ड में भी किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है तो बेझिझक का जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते तो हमें पता लगता है कि कई और विधियां भी हैं जिनके माध्यम से आनुवांशिक परीक्षण हो सकता है, जैसे कि एबीओ रक्त समूह टाइपिंग, ब्लड के माध्यम से पता कर रहे हैं। इसके अलावा प्रोटीन और एंजाइमों का विश्लेषण करके भी आप पता कर सकते हैं कि संबंध कैसा है। इसके अलावा मानव न्यूक्लियोसाइड एंटीजन का उपयोग करके भी इस प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। ये अन्य विधियां हैं जिनका प्रयोग होता है डीएनए टेस्ट में। ठीक है, तो एक मेडिकल टर्म, कुछ प्रश्न और इससे संबंधित जो भी बातें थी वह आपको अब मुझे लगता है कि अब पता लग गई है और आप इससे संबंधित प्रश्नों को हल करने में सक्षम है। ठीक है, तो इसको जान लिया है तो बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ जो हमें बता रही है वाइजर 2 के बारे में। वाइजर 2 नासा का एक अंतरिक्ष यान है। ठीक, तो बता रहे हैं कि चर्चाओं में यह इसीलिए है क्योंकि नासा का यह बहुत ही महत्वपूर्ण अंतरिक्ष यान था, लेकिन पिछले 2 सप्ताह से इससे नासा का संपर्क टूट गया था और कोई भी संपर्क इससे नहीं होने के कारण नासा को कोई भी जानकारी स्पेस की नहीं मिल पा रही थी। लेकिन उसकी एक नई अचीवमेंट भी हमारे सामने आई है। वो अचीवमेंट यह है कि अब 2 हफ्ते के बाद नासा ने फिर एक बार इससे संपर्क स्थापित कर लिया है और अब दोबारा से इससे जानकारियां और जो भी डाटा मिलना चाहिए वो सभी मिल रहा है। तो एक महत्वपूर्ण बात है, अपने आप में यह न्यूज़ लेके आई है हमारे लिए। दूसरी बात यह है कि वाइजर 2 की उपलब्धियां इतनी अधिक हैं जो उसको बहुत ज़्यादा खास बनाती हैं। तो ज़रूरी है कि हम अब इसे एक बार अच्छे से जान लें और उसके बाद ही आगे बढ़ें। तो हमें यहाँ पर पता लग रहा है कि वाइजर 2 को लॉन्च किया गया था 20 अगस्त 1977 को। किस क्रम में? इससे पहले वाइजर 1 लॉन्च किया गया था 5 सितंबर 1977 को। दोनों का उद्देश्य एक ही था। उद्देश्य यह था कि आपने जाना है स्पेस में। कहाँ पे? कह रहे हैं कि आप बाहरी अंतरिक्ष वाले क्षेत्र में जाएंगे और बाहरी अंतरिक्ष क्षेत्र में जाकर हमें ग्रहों की जानकारी देंगे। वहाँ से जो भी डाटा आपको मिलेगा आप हमें बताएंगे, उसके बाद हम अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाएंगे। तो इसी क्रम में इसको 20 अगस्त 1977 को लॉन्च किया गया था और बताते हैं कि यह दूसरा अंतरिक्ष यान था जो इस प्रकार से लॉन्च किया गया था। पहला कौन सा था? बता चुका हूँ ऑलरेडी, वाइजर 1। ठीक है, तो दोनों का ही उद्देश्य यह था कि बाहरी सौर मंडल के पास अब जाएंगे और वहाँ की संरचना, डिज़ाइन आदि आदि सभी चीज़ों को हमें बताएंगे। तो इसी प्रकार से इसको पूरी तरह से तैयार किया गया था, जिसने बहुत सारी जानकारी हमें ला के दी। अनेक उपलब्धियाँ हैं इसकी। क्या क्या उपलब्धियाँ हैं? तो बता रहे हैं कि वाइजर 2 एक ऐसा अंतरिक्ष यान है जिसने बृहस्पति की जानकारियां हमें दी हैं, शनि की जानकारी दी है, यूरेनस और नेपच्यून यानी कि अरुण वरुण की भी बहुत सारी जानकारी हम लोग को ला करके दी हैं और बताया है इनके ग्रहों के बारे में, इनके चंद्रमा के बारे में और इनकी गतिविधियों के बारे में। ठीक है, तो इसी क्रम में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें पता लगती हैं इसकी कुछ खास बातें, जैसे कि 4 विशाल उपग्रहों तक ये गया, उसका इसने अध्ययन किया। तो इस प्रक्रम में यह एकमात्र ऐसा अंतरिक्ष यान है, यानी कि अब तक ऐसा कोई और अंतरिक्ष यान नहीं है जो इतनी दूर तक गया हो और हमें जानकारी इतनी अच्छे से लाके दी हो। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण यह चारों वही ग्रह हैं जो हमारे बाहरी ग्रह कहलाते हैं। तो वहाँ तक इसने हमें प्रॉपर जानकारी लेके दी। इसका एक लंबा इतिहास रहा है और एक लंबे समय से इसने सभी कार्य किए। बता रहे हैं कि वाइजर 1 को लॉन्च कब किया गया था? यहाँ हमें पता लग रहा है जुपिटर पर पहुँचा कब? 5 मार्च 79 को। वहाँ से इसने हमें डिटेल्स दी। ठीक है, उसके बाद सचन भी पहुंचा 12 नवंबर 1980 को। ठीक है, उसके अलावा हमें पता लग रहा है कि यह यूरेनस पे भी गए और इसके बाद हमें पता लग रहा है कि नेपच्यून तक भी गए। तो अलग अलग समय यह लगातार सौरमंडल में घूम रहा है और जानकारी हमें दे रहा है। यही वह अंतरिक्ष यान था जिसने हमें बृहस्पति के 14वें चंद्रमा के बारे में बताया और इसने ही बताया हमें कि अरुण ग्रह के पास उड़ान भरने वाली यह पहली वस्तु बनी, यानी कि इतनी दूर तक कोई नहीं गया। अरुण के अलावा हमें यहाँ पर यह भी पता लग रहा है कि इसने अरुण ग्रह के 10 नए चंद्रमा और 2 नए छल्लों की भी खोज की थी। तो यानी कि इसकी उपलब्धियाँ खास हैं और काफ़ी दूर तक, और हमारे जो दूर वाले ग्रह हैं उनकी अनेक जानकारी इसने हमसे साझा भी की।
ठीक है, तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारी अगली न्यूज़ को। ठीक, तो नासा वॉयेजर 2 को हमने अच्छे से जान लिया। अब कुछ बातें जान लेते हैं ज़ीलैब पहल के बारे में भी। तो हमें क्या पता लग रहा है कि ज़ीलैब पहल के 3 वर्ष पूरी हो गए हैं, जिस कारण ये चर्चाओं में आ रहा है और बता रहे हैं कि इसकी उपलब्धियां बहुत ही ज़्यादा। हमें पता लग रहा है कि इसको लॉन्च किया गया था भारत में सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए। एक खास बात जो हम सभी जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति हम लोग के परिवार का बीमार हो जाता है तो इलाज से ज़्यादा जो परेशानी होती है वह दवाइयों में आती है और दवाइयों पर एक बड़ा अमाउंट हमें खर्च करना पड़ता है। इसी वजह से ज़ीलैब इनिशिएटिव शुरू किया गया है और इनका मुख्य उद्देश्य यही था कि लोगों पे जो आर्थिक बोझ पड़ता है बीमारियों में वो ना पड़े और उन्हें सस्ती से सस्ती दवाइयाँ मिल सके। तो आज बता रहे हैं कि भारत में इनके 1500 से ज़्यादा स्टोर हैं, इनको चला रहे हैं 3000 से ज़्यादा लोग। तो यानी कि इन्होंने ना केवल एक तरफ लोगों को सस्ती दवाइयाँ दी, वहीं दूसरी तरफ रोज़गार देने का कार्य भी किया। बता लग रहा है कि इसको शुरू किया गया था ज़ीलैब फार्मेसी के द्वारा, कंपनी जी लैबोरेटरी लिमिटेड। कब शुरू किया गया था? वर्ष 2019 में। बता रहे हैं कि सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही मिलकर काम कर रहे हैं। कैसे? पीपीपी के तहत। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सारा काम हो रहा है। हमें पता लग रहा है कि भारत सरकार का एक विशेष मंत्रालय रसायन और उर्वरक मंत्रालय इससे जुड़ा हुआ है और इसका जो विभाग है फार्मास्यूटिकल विभाग, वह विभाग इसके तहत सभी कार्य करवा रहा है और जो भी ज़रूरत पड़ती है उसमें ये हमेशा से आगे है। ठीक है, तो बता रहे हैं कि यहाँ पे जो भी दवाइयाँ बेची जाती हैं वह सभी दवाइयाँ लगभग 30 से 90% तक सस्ती मिलती है। जिन लोगों के एरिया में ज़ीलैब स्टोर है ना, वे जानते हैं अच्छे से इसकी बातें, उन्हें पता है कि दवाइयाँ कितनी सस्ती मिलती है। हालांकि भारत में एक दूसरा भी इनिशिएटिव चल रहा है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? प्रधानमंत्री औषधि केंद्र के रूप से उसको हम जानते हैं। तो वहाँ भी ऐसा ही है और वहाँ भी सस्ती दवाइयाँ दी जाती हैं। उसी साथ साथ ज़ीलैब पहल भी खास है क्योंकि यह लोग भी सेम काम कर रहे हैं और हमें जो महंगी महंगी ब्रांडेड दवाइयाँ होती हैं उनको 30 से 90% तक सस्ता उपलब्ध करा रहे हैं। ठीक है, हमें पता लग रहा है कि इसके खास उद्देश्य लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं देना, साथ साथ ब्रांड सहित जेनेरिक दवाएं भी उन तक पहुंचाना। ठीक है, ब्रांड तो हमें पता है, अच्छे अच्छे ब्रांड जो हैं जो दवाइयां देते हैं हम लोग जनरली उनसे परिचित होते हैं, लेकिन जेनेरिक दवाइयाँ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो ब्रांड पे तो नहीं बनती, लेकिन इन दवाइयों को एक प्रॉपर साल्ट के ऊपर या फॉर्मूले के ऊपर तैयार किया जाता है, जबकि यह उसी के आधार पर ही बिकती हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि आपको ब्रांड की दवाइयाँ मिलेंगी, साथ साथ जेनेरिक दवाएं जो भी हैं वह सब भी यहाँ मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है, तो एक अच्छा विकल्प है लोगों के लिए क्योंकि हम लोग बहुत अधिक परेशान होते हैं यदि परिवार में कोई बीमार हो जाता है। ठीक, तो जितने लोगों के यहाँ पर जी स्टोर बने हुए हैं, ज़ीलैब स्टोर हैं, वह सभी लोग मुझे कमेंट में बताएं और बताएं कि कितनी सस्ती तक दवाइयाँ आप लोग को वहाँ पे मिल जाती हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में बढ़ जाते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ जो हमें बता रही है ट्रावणकोर हाउस के बारे में। तो न्यूज़ चर्चाओं में क्यों है? क्योंकि भाई अभी हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने क्या किया है? दिल्ली में ट्रावणकोर हाउस का इनॉग्रेशन किया है। बता रहे हैं कि इसको 14 एकड़ के भूखंड पे बनाया गया है और तैयार करवाया गया दोबारा, यानी कि पुनर्निर्मित बिल्डिंग है यह एक। ठीक है, तो हमें इससे संबंधित बातों को अब जानना ज़रूरी हो गया। तो क्या पता लग रहा है हमें ट्रावणकोर हाउस के बारे में कि इसको दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग पर विकसित किया गया है। कैसे? एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में, यानी कि कैसा सांस्कृतिक केंद्र होगा ये? अब थोड़ा सा आप चीज़ों को रिलेट कीजिए। जैसे कि हमें पता लग रहा है कि इसका इनॉग्रेशन केरल के मुख्यमंत्री ने किया। अब काम कहाँ हुआ है? काम तो भाई दिल्ली में हुआ है, दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं कर रहे हैं ना इसका इनॉग्रेशन, हम केरल से आ रहे हैं और केरल से आकर के इसको इनॉग्रेट कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यह किससे संबंधित है? मुख्य रूप से केरल से संबंधित है। तो केरल का जो कल्चर है, वहाँ की जो संस्कृति है, उसी को दिखाने का कार्य यहाँ पर किया जाएगा और उसी के इतिहास से एक धरोहर के रूप में यह हाउस जुड़ा हुआ है। बता रहे हैं कि केरल सरकार ने नवीकरण के उद्देश्य से इसके ऊपर 23.8 करोड़ रुपए की राशि खर्च भी की है। अपने आप में खास है। बताते हैं कि जिस भूखंड पे इसको तैयार किया गया है और केरल के एक सांस्कृतिक हाउस के रूप में इसको डेवलप किया गया है, इसका जो कार्य है यह 1915 में ही शुरू हो गया था। इसको लेके विरोध भी किया था क्योंकि बता रहे हैं कि उस समय जब यहाँ के जो महाराज थे, उस महाराज ने अपने आवासीय प्रयोग के लिए इस भूखंड को खरीदा था, लेकिन अब उन लोगों ने आके विरोध तो किया। लेकिन स्थिति यह है कि वर्तमान में यह भूखंड केरल सरकार के अधीन है, तो केरल सरकार ने काम को आगे बढ़वाया, इसको तैयार करवाया। लेकिन उस समय इसको जो खरीदा गया था यह आवासीय प्रयोग के लिए किया गया था। लेकिन फिर बाद में ये भी बताते हैं कि 1937 में जो महाराजा थे उन्होंने ही ट्रावणकोर हाउस को तैयार करवाया था, उसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं विवाद रहा और जो इनके वंश के लोग हैं वो यही कह रहे थे कि यह निर्माण नहीं होना चाहिए क्योंकि यह हमारे आवासीय प्रयोग की भूमि होनी चाहिए, लेकिन सरकार इस पर अधिग्रहण किए हुए बैठी हुई है। ठीक है,
यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि यह जो ट्रावनकोर हाउस है इसको एक खास शैली में तैयार किया गया है। यह शैली कौन सी है? पल्लाडियन शैली है। अब पल्लाडियन शैली का मतलब क्या है कि यह यूरोपीय वास्तुकला शैली है। यूरोपीय वास्तुकला की क्या खास बातें होती है कि इसमें नुकीले मेहराब बनाए जाते हैं, यानी कि जो एंट्रेंस वगैरह होंगी उसमें नुकीले नुकीले डिज़ाइन बनाए हुए होंगे। साथ साथ सीमेंट का, कंक्रीट का अच्छा प्रयोग किया गया होगा। हम लोग कितनी पुरानी बात कर रहे हैं, तो इस समय भारत में अंग्रेज़ों का ही शासन था, तो ये लोग अपने कल्चर को ही शामिल करते थे और उसी के आधार पर पूरा बिल्डिंग बनाते थे। ये लोग बड़ी बड़ी खिड़कियों का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो वही सभी चीज़ें जो विशेषताएं हैं इंडो यूरोपियन शैली की, तो वह सभी यूरोपियन शैली की विशेषताएं हमें इसमें देखने को मिल जाएंगी। बात क्लियर है? तो इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता लग रहा है कि इसके अंदर महत्वपूर्ण जो भी सांस्कृतिक विविधताएं हैं और जो प्राकृतिक विविधताएं हैं उससे संबंधित कुछ पहलू शामिल किए गए हैं। तो बता रहे हैं कि मुन्नार की पहाड़ियों से संबंधित टीले इसमें बनाए गए हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वह दिखाना चाहते हैं कि जो मुन्नार की पहाड़ियाँ हैं केरल में, वह अपने आप में किस प्रकार खास है, तो उसको दर्शाने के लिए इसको तैयार किया गया है। बता रहे हैं कि 5 कला दीर्घाएँ हैं इसके अंदर। ठीक है, तो दीर्घाएँ तैयार की गई हैं 5 अलग अलग, जिसमें अलग अलग प्रकार का जो कल्चर है केरल का वह दिखाने का कार्य किया गया। एक कॉन्फ्रेंस हॉल भी बनाया गया जहाँ पे मीटिंग और अन्य प्रोग्राम होंगे। एक डिजिटल लाइब्रेरी भी बनाई गई है। ठीक है, तो लाइब्रेरी में सभी पुस्तकें जो भी महत्वपूर्ण है केरल के इतिहास से संबंधित और वर्तमान में, उन सभी को रखा जाएगा। एक एम्फी थिएटर भी है और लाइट एंड साउंड शो भी यहाँ पर आयोजित करवाया जाएगा जो केरल की ही संस्कृति से संबंधित होगा। ठीक है, तो केरल के कल्चर को किस प्रकार से बढ़ा रही है आगे सरकार और हमें दिल्ली में देखने को मिल रहा है, यह सभी बातें महत्वपूर्ण हैं। तो इसी क्रम में बढ़ जाते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ, जो हमें विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में बता रही है। अब चर्चाओं में क्यों आई है न्यूज़, में आपको पहले ये बता दूं, क्योंकि राज्यसभा के जो सभापति हैं कौन हैं? जगदीप धड़कन साहब। तो इन्होंने क्या किया है कि 2 सांसदों के लिए विशेषाधिकार प्रस्ताव को स्वीकार किया है और समिति को सौंप दिया है। तो बता रहे हैं कि कौन कौन है वो 2 व्यक्ति। तो एक टीएमसी के सांसद है जिनका नाम डेरेक ओब्रायन है और दूसरे आम आदमी पार्टी के सांसद है राघव चड्ढा। तो इन दोनों ने महत्वपूर्ण कार्य किए। कैसे कार्य किए? इनको पैनल से हटा दिया गया था डेरेक ओब्रायन को। इन्होंने इसके बावजूद ट्विटर पे वीडियोस वगैरह शेयर की जो इनको नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, वहीं दूसरी बात यह है कि जो आम आदमी पार्टी के सांसद है राघव चड्ढा, इन्होंने मिसलीडिंग का कार्य किया है, यानी कि थोड़े दिन पहले अभी जो संजय सिंह हैं आम आदमी पार्टी के, उनको सदन से निलंबित किया था। तो इन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे गलत और भ्रामक जानकारी फैला के बताया, तो इस वजह से फिर इनको अब यहाँ पे विशेषाधिकार प्रस्ताव के तहत शामिल किया गया और कहा ये आपने नियमों का उल्लंघन किया है। ठीक है, तो इसी क्रम में ज़रूरी हो गया कि हम लोग थोड़ी बातें विशेषाधिकार प्रस्ताव से संबंधित जान लें। तो देखिए, संसद के जो सदस्य होते हैं ना, उन्हें कुछ खास विशेषाधिकार मिलते हैं। वह विशेषाधिकार उनको सामूहिक रूप से भी मिलते हैं और व्यक्तिगत रूप से, दोनों ही तरह से होते हैं। दरअसल इनको विशेषाधिकार देने का मुख्य उद्देश्य यह है कि संसद की जो कार्रवाई है वह बेरोक टोक चलती रहे, साथ ही जो संसद सदस्य हैं वो राष्ट्रीय हित में रहते हुए बिना किसी डर के अपनी बातचीत करें और अपने विचारों को वहाँ पे प्रस्तुत करें और तर्क वितर्क करें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप बियॉन्ड योर प्रिविलेजेस चले जाते हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ा जाता है। बात सभी क्लियर है आपको? तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यदि कोई भी सदस्य ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कोई भी सदस्य यहाँ पर विशेषाधिकार के हनन से संबंधित प्रस्ताव लाता है, जिसके बाद उसको स्वीकार कर लिया गया तो बातचीत होगी, अदरवाइज उसको विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाता है। बात सभी क्लियर हो गई है आपको? तो बता रहे हैं कि इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 105 में किया गया है। ठीक, 2 प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे होते हैं तो समझते हैं। पता लग रहा है कि इनको बोला गया है कि आप बिना किसी डर के संसद के में शामिल हो, वहाँ रिपोर्ट पेश करें, वाद विवाद करें और कार्रवाई को प्रकाशित करें, यानी कि यह अधिकार संसद को मिला हुआ है। ठीक है, पर्सनल नहीं होता। और यह भी बताया गया कि संसद की मंजूरी के बिना संसद की कार्रवाइयों को या रिपोर्ट को पब्लिश नहीं करता। तो जरूरी है कि आप परमिशन लेके ही कार्य करें, क्योंकि सामूहिक विशेषाधिकार है यह पूरे के पूरे संसद सदस्यों का। अतिथियों को बाहर करना, यदि संसद चाहती है कुछ महत्वपूर्ण बात करना है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है ऐसी स्थिति में बैठा हुआ है, तो यह कह सकते हैं कि आप प्लीज़ बाहर चले जाइए। इसके अलावा गुप्त बैठक भी कर सकते हैं सीक्रेट बातचीत करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा बताते हैं कि संसद को यह भी अधिकार है कि वह अपनी कार्यवाही के संचालन से संबंधित नियमों का निर्धारण कर ले। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि विशेषाधिकार के हनन या संसद की अवमानना पर यह चाहे तो किसी भी व्यक्ति को चेतावनी दे सकते हैं या फिर कारावास की सजा बोल सकते हैं। जरूरी है कि वहाँ पे सदन के अध्यक्ष की परमिशन ली गई हो और उसने उसकी इजाज़त दी हो। साथ साथ हमें यहाँ पर यह भी पता लग रहा है कि यहाँ संसद में जो भी कार्रवाई होगी उसको न्यायालय में जांच के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये आपसी बातचीत है और तर्क वितर्क के आधार पर जनता के लिए कल्याणकारी करने का उत्तरदायित्व इनको मिला हुआ है। और यदि कभी भी उल्लंघन का मामला सामने आए तो ऐसी स्थिति में
जो भी पीठासीन अधिकारी है, चाहे वह लोकसभा अध्यक्ष हो या फिर राज्यसभा के सभापति, दोनों का ही अप्रूवल पहले ज़रूरी है, उसके बाद सारे बात के कार्य होंगे। ठीक, तो बात हुई थी सामूहिक विशेषाधिकारों की, पर ऐसे ही कुछ व्यक्तिगत विशेषाधिकार भी सभी सदस्यों को मिले होते हैं। जैसे कि उनको पता होता है कि अगर कभी भी संसद का सत्र चलना है तो 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक उस सांसद को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यानी कि वह इस बात से परिचित है। हालांकि इसमें एक खास टर्म यह है कि यह मामला सिर्फ और सिर्फ दीवानी यानी कि सिविल मामलों के लिए है। यदि आपने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर दी है तो वहाँ पर यह प्रोविज़न लागू नहीं होगा। कह रहे हैं कि आप संसद की कार्यवाही में भाग लीजिए, ज़रूरी है, लेकिन अब यह भी नहीं क्राइम करके आ जाओगे तो आप इसके पीछे छुप सकते हैं, नहीं संभव है। कह रहे हैं कि आपको संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता है और ऐसा नहीं होगा कि आपने संसद में कोई स्टेटमेंट दिया तो उसके बाद आपको न्यायालय में ले जाएंगे, नहीं संभव है। ठीक है, इसके अलावा कह रहे हैं कि आप न्याय निर्णय से मुक्त हैं, यानी कि कोई भी आपने बात कही है या कोई भी न्यायालय में मामला चल रहा है तो ऐसा नहीं होगा कि आपको बुलाया जाएगा ज़बरदस्ती कि आप आइए और जवाब दीजिए। नहीं, आप सांसद है तो आप इन सभी चीज़ों से बियॉन्ड है, तो आपको यहाँ पर भी परेशान नहीं किया जाएगा। बात सारी क्लियर है। तो साथ साथ हमें कुछ बातें पता लग रही हैं विशेषाधिकार समिति के बारे में। कह रहे हैं कि यह स्थायी समिति है संसद की, साथ साथ इसके जो कार्य हैं यह अर्ध न्यायिक कार्य करती है। ठीक है, इसके अलावा पता लग रहा है कि अगर लोकसभा की समिति है तो ऐसी स्थिति में 15 सदस्य होंगे, जबकि राज्यसभा की समिति में सदस्यों की संख्या 10 होती है। बात क्लियर है। तो आपको जनरली पता होना चाहिए कहाँ कितने सदस्य, क्योंकि यह प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आप लोग को क्लियर हो गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को सभी बातें क्लियर हो गई होंगी। कहीं कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएंगे। और ऐसे ही बने रहें संस्कृति IAS चैनल पर और जानते रहें नए नए करंट अफेयर न्यूज़ से संबंधित सभी पहलुओं को। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में और कुछ नई बातें करेंगे। थैंक यू सो मच।